सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो रेगिस्तान में समुंदर के खारे पानी से जिंदगी देती है। एक चमत्कार ही है ना? पर क्या हो अगर यही चमत्कार, यही लाइफलाइन एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब में बदल जाए? चलिए आज पर्दा उठाते हैं गल्फ देशों के पानी की इस दोधारी तलवार से। तो देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए हम सबसे पहले उस खतरे की बात करेंगे जो इस पानी पर मंडरा रहा है। फिर इसको बनाने के पीछे का साइंस क्या है, उस पर नजर डालेंगे। इसके बाद गल्फ को इसकी इतनी जरूरत क्यों है, इसका एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ता है, और आखिर में हम समझेंगे कि ये लाइफलाइन इतनी नाजुक, इतनी वल्नरेबल क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये टॉपिक अचानक से इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है? इसका जवाब सीधा सा है। पानी अब सिर्फ एक जरूरत नहीं रहा, ये अब जियोपॉलिटिक्स का एक हथियार बन चुका है। जरूर सोचने वाली बात है कि क्या दो देशों के बीच का झगड़ा लाखों लोगों के घरों का पानी बंद कर सकता है? और सैडली इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। और हाल ही में इसका एक अहम एग्जाम्पल हमने देखा भी। हुआ ये कि जब अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन बढ़ी तो ईरान ने सीधे सीधे गल्फ के डीसैलिनेशन प्लांट्स को उड़ाने की धमकी दे डाली। अब ये धमकी इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये प्लांट्स ये सिर्फ कंक्रीट की बिल्डिंग्स नहीं हैं, ये पूरे रीजन की लाइफलाइन है। तो आखिर ये लाइफलाइन काम कैसे करती है? कैसे समुंदर का वो नमकीन पानी साफ, मीठा और पीने लायक बन जाता है? चलिए इसके पीछे का साइंस समझते हैं, और ये सच में काफी अमेजिंग है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो डिसैलिनेशन का मतलब है समुंदर के खारे पानी से नमक और दूसरे मिनरल्स को अलग करना। बेसिकली इसको आप समुंदर के पानी का एक सुपर हाईटेक आरओ सिस्टम समझ सकते हैं। ओके, तो इसके दो मेन तरीके हैं। एक है थर्मल मेथड। इसमें पानी को उबाला जाता है, उसकी भाप बनती है और फिर उस भाप को कंडेंस करके साफ पानी बना लेते हैं। सिंपल। लेकिन गल्फ रीजन में जो मेथड सबसे ज्यादा कॉमन है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ। हाँ, वही जो हमारे घरों में होता है, बस एक जायंट स्केल पर। इसमें हाई प्रेशर से पानी को एक स्पेशल मेम्ब्रेन, एक पतली सी झिल्ली से फोर्स किया जाता है। ये झिल्ली नमक को तो रोक लेती है पर साफ पानी को आगे निकलने देती है। और ये इमेज ये पूरे प्रोसेस को एक झलक में दिखा देता है। जरा देखिए, समुंदर से पानी लेने से लेकर उसे प्रोसेस करके घरों तक पहुंचाने तक का पूरा सफर। यह बिल्कुल एक इंडस्ट्रियल असेंबली लाइन जैसा लगता है ना? तो इस पूरे सफर के 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले समुंदर से पानी प्लांट के अंदर लिया जाता है। फिर होता है प्री ट्रीटमेंट, मतलब मोटी मोटी गंदगी को साफ करना। इसके बाद आता है मेन स्टेप रिवर्स ऑस्मोसिस, जहां हाई प्रेशर से नमक अलग किया जाता है। अब पानी साफ तो हो गया, लेकिन उसमें जरूरी मिनरल्स ऐड किए जाते हैं ताकि वो पीने लायक बन सके। फिर ये साफ पानी घरों तक डिलीवर होता है और आखिर में वो जो बेहद नमकीन पानी बच जाता है उसे वापस समुंदर में छोड़ देते हैं। और हाँ, इस आखिरी पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर गल्फ कंट्रीज इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी महंगी टेक्नोलॉजी पर इतना ज्यादा डिपेंड क्यों करते हैं? इसका जवाब उनकी ज्योग्राफी में ही छिपा है। सबसे पहले एक फैक्ट जानिए जो शायद थोड़ा चौंका दे। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के जो 6 देश हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया और यूएई, इनमें एक भी ऐसी नदी नहीं है जो साल भर बहती हो। एक भी नहीं, 0। और बारिश का क्या हाल है? इसको ऐसे समझिए, अगर हम इंडिया की सालाना बारिश को 100% माने तो इन देशों में उसके कंपैरिजन में सिर्फ 7% बारिश होती है। सिर्फ 7%। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पानी की कमी कितनी सीरियस है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए इन देशों ने एक जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। इन सभी देशों की मिलाकर डेली कैपेसिटी पता है कितनी है? लगभग 22 बिलियन लीटर पानी हर रोज साफ करने की। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। तो अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। जब बारिश ना के बराबर हो, कोई नदी ना हो और पॉपुलेशन की डिमांड लगातार बढ़ रही हो, तो डिसैलिनेशन इन देशों के लिए कोई शौक या लग्जरी नहीं, ये जिंदा रहने की एक जरूरत है, एक मजबूरी है। लेकिन कहते हैं ना, देयर इज नो फ्री लंच। हर सोल्यूशन की एक कीमत होती है। तो इतने बड़े बड़े प्लांट्स लगाकर समुद्र का पानी साफ करने की एनवायरमेंटल कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? इसके साथ 2 बड़ी प्रॉब्लम्स जुड़ी हैं। पहली,
मैसिव एनर्जी यूज। इन प्लांट्स को चलाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, और ये एनर्जी आती है फॉसिल फ्यूल से, तेल और गैस जलाने से, जिसका नतीजा भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, जो सीधे सीधे क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देते हैं। और दूसरी बड़ी समस्या है, याद है हमने कहा था उस नमकीन पानी के बारे में? उसे कहते हैं ब्राइन। ये प्रोसेस के बाद बचा हुआ सुपर कॉन्सेंट्रेटेड नमक वाला पानी होता है। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में इन प्लांट से सालाना 850 मिलियन टन तक CO2 एमिशंस होते हैं। पर उसके अलावा ये जो ब्राइन समुंदर में वापस डाला जाता है, ये वहां के नाजुक मरीन इकोसिस्टम के लिए लिटरली जहर का काम करता है। सोर्सेज भी यही बताते हैं, ये ब्राइन समुद्री जीवन, खासकर प्लैंकटन जैसे छोटे छोटे जीव और मछलियों के लार्वे यानी उनके बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। सोचने वाली बात यह है कि ये समुद्र के अंदर एक पूरा डेड जोन क्रिएट कर सकता है जहां कोई लाइफ ना बचे। तो हमने जियोपॉलिटिक्स का एंगल देखा, टेक्नोलॉजी की मजबूरी समझी और एनवायरनमेंट की कीमत भी जानी। अब जब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो एक काफी चिंताजनक तस्वीर सामने आती है। और यही है इस पूरी कहानी का सबसे अहम पॉइंट। गल्फ रीजन में पानी कोई नदी या झील जैसा नेचुरल कुदरती रिसोर्स नहीं है। ये एक मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। इसे फैक्ट्री में बनाया जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे एक कार या मोबाइल फोन बनता है। और यही चीज इस पूरे वाटर सिस्टम को काफी वल्नरेबल बना देती है। इसकी लाइफलाइन आप समझ लीजिए 3 चीजों पर टिकी है। पहला, कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई, दूसरा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, और तीसरा और सबसे जरूरी जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इनमें से एक भी कड़ी अगर टूटी तो लाखों घरों का पानी बंद हो सकता है। तो आखिर में सवाल यही छोड़ जाते हैं, जब किसी देश की लाइफलाइन कोई नदी ना हो बल्कि एक फैक्ट्री हो, तब क्या होता है अगर उस फैक्ट्री की पावर चली जाए या उस पर कोई हमला कर दे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब गल्फ देशों को वक्त रहते ढूंढना ही होगा।